औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि डायरेक्टली एक्टिंग जो कि रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली एक्टिंग जो कि ओनली एंड ओनली नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ प्रोडक्शन की इनहिबिशन करते हैं या उनमें एक सर्टन अल्टरेशन लाते हैं एंजाइम्स प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ या प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो बरासत जो है ना वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करवाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटर, तो ये सर्टन नाम है इनके। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं तो ये सिंपली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की इन्हेंसमेंट करते हैं। ये जो इन्हेंसमेंट करते हैं ये किस बुनियाद पे करते हैं? ये सिंपली एसिटाइलकोलिन जो है ये इनकी एक्टिविटी की इन्हेंसमेंट करवाते हैं। या तो ये एसिटाइलकोलिन की तरह मिमिक्री करके एक्सोजिनस सब्सटेंस जब हम देते हैं तो ये एसिटाइलकोलिन की तरह अपना रूप बदल कर एक्शन करेगा, या एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो इन्हेंस करेगा बाय ब्लॉकिंग द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम विच डिस्ट्रॉय द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाले या डिस्ट्रॉय करने वाले जो एंजाइम है कोलिन एस्टरेजेस, इनकी ब्लॉकेज करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेगा। तो फर्स्ट हम इसकी जनरल फिजियोलॉजी या जनरल मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन किस तरह बनता है, किस तरह नहीं बनता। जनरली इट इज़ द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन जो है ना कोलिन विच इज़ प्रेजेंट extracellularly, it enters here and by the action of the acetylcholine transferases, it simply transfer the acetyl group from the acetyl coenzyme A से एसिटाइल ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ कोलिन के साथ बाइंड करवा देता है। कौन? एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेजेस। तो ये इसके साथ जो है ना बाइंड करवा देता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? ACH एसिटाइलकोलिन बन जाता है। एसिटाइलकोलिन फिर स्टोर होता है वेजिकल्स में, यहाँ पे ये पड़ा रहता है अनटिल एंड अनलेस कोई स्टिमुलस ना आ जाए। कोई स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस की वजह से जो है ना कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो जाएगी। कैल्शियम जब इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम अंदर जो है ना फिर एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ करवाता है और एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज़ होगा। इसकी जो रिलीज़ है वो सिंपली ब्लॉक होती है बाय दी इसकी रिलीज़ जो है ना वो इन्हेंस होती है बाय द स्पाइडर वेनम, और जो बोचुलिनम टॉक्सिन है उसकी वजह से ये ब्लॉक होती है। यानी इसकी रिलीज़ जो है ना, रिलीज़ को ब्लॉक करने वाला बोचुलिनम टॉक्सिन है और इसकी रिलीज़ को इन्हेंस करने वाला स्पाइडर वेनम है। यानी कि इसका जो एक्शन होगा बोचुलिनम का वो डिक्रीज़ करने वाला, यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की डिक्रीज़ करेगा, और स्पाइडर वेनम जो है ना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इन्हेंस करेगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। फिर एसिटाइलकोलिन जो है ना वो एक्शन शो करेगा रिसेप्टर्स पर बाइंड होगा। ये रिसेप्टर जो है ना मस्करिनिक भी हो सकते हैं और निकोटिनिक भी हो सकते हैं। मस्करिनिक जो है ना फिर फर्दर क्लासीफाई हुए इनटू 5 टाइप्स, जिसमें ये फर्स्ट 3 जो है ना बहुत ज़रूरी है, M1, M2 और M3। M4 M5 भी है लेकिन वो इतने ज़रूरी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। M1 जो है ना ये हमारे GIT के पैराइटल सेल्स हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं GIT में। M2 जो है ये हार्ट में मौजूद होते हैं, कार्डियक टिश्यूज़ में या स्मूथ मसल्स में भी मौजूद होते हैं। M3 जो है ना ये यूरिनरी ब्लैडर और जो स्मूथ मसल है एंडोथेलियल स्मूथ मसल्स, यानी कि लंग्स हो गए, ब्रोंकाई हो गए या जो वेजल्स है वहाँ पे भी M3 का मौजूद होता है। इसके अलावा
ये तो मतलब कि इनका एक्शन जो है ना इन रिसेप्टर्स पे है। इसके अलावा सेम टू सेम नॉरएपिनेफ्रिन जिस तरह प्री साइनेप्टिकली एक्ट करता था, यहाँ जो है ये एसिटाइलकोलिन जो है ना ये भी प्री साइनेप्टिकली एक्ट करेगा। इधर जो है ना अपना इनका भी रिसेप्टर होता है, इन पे एक्ट करता है और सिंपली ये रेगुलेशन कंट्रोल करता है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को जो है ना कंट्रोल करता है। तो ये जो है ये सिंपली इसकी फिजियोलॉजी थी, जनरल मैकेनिज़्म था। अच्छा अब हम इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, इसके हमने क्लासिफिकेशन की है इनटू टू, एक डायरेक्टली एक्टिंग, एक जो है वो इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट है। जो डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट है वो इसमें टू टाइप्स आते हैं, या तो ये होगा निकोटिनिक या मस्करीनिक। इसमें जो है ना फर्दर फिर दो है कि या तो इसमें आ सकता है कि ये कोलिन ईस्टर ग्रुप इसमें मौजूद हो, या इसमें अल्कलाइड ग्रुप हो। तो इस बेस पे भी हमने क्लासिफिकेशन की है निकोटिनिक की। एज सच मस्करीनिक एगोनिस्ट नहीं मौजूद। साइंटिस्ट जो है ना या जो फार्मासिस्ट है वो इन कोशिशों में है कि मस्करीनिक एगोनिस्ट प्योरली मस्करीनिक एगोनिस्ट मिल जाए, लेकिन ये मतलब कि नहीं मिल रहे। कोलिन ईस्टर के जो हैं ये इसमें जो है ना 4 ड्रग्स है, इसमें भी 3 बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं। इसमें जो है ना एसिटाइलकोलिन है फर्स्ट, सेकंड इज सिंपली द बेथेनिकोल, थर्ड वन इज कार्बाकोल। एसिटाइलकोलिन सिंपली निकोटिनिक मस्करीनिक दोनों है, यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी काम करेंगे और मस्करीनिक पे भी काम करेंगे, जबकि बेथेनिकोल जो है ये प्योरली मस्करीनिक है, मस्करीनिक रिसेप्टर पे ही काम करते हैं। कार्बाकोल जो है ये जो है ना ये भी निकोटिनिक और मस्करीनिक दोनों है। जो अल्कोलाइड्स में है, अल्कोलाइड्स में क्या क्या है, अल्कोलाइड्स में 2 है, एक जो है ना पाइलोकार्पिन और मस्करीन। ये सर्टन ड्रग्स हैं जो कि अल्कलाइड ग्रुप में आते हैं और ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेंगे। अच्छा, तो ये सिंपली एगोनिस्ट थे। जो इनडायरेक्टली थे, एक मतलब कि ये रिसेप्टर पे काम नहीं करते, बल्कि ये किस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज़िस की ब्लॉकेट करते हैं। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग थे ये फर्दर क्लासीफाई हुए हैं इनटू 2। एक रिवर्सिबली एक्ट करते हैं, यानी कि एक बार ये बाइंड हो जाए तो आसानी से अपना जो ऑनसेट टाइम है या एक्शन टाइम है वो पूरा करके ये रिमूव हो सकते हैं। एक जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड होते हैं, यानी कि एक बार बाइंड हो जाए तो जब तक एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की जो हाफ लाइफ है या जो लाइफ है वो तब तक मतलब कि ख़त्म ना हो, उस वक्त तक ये बाइंड ही रहेंगे और ये उससे डिटैच नहीं हो सकते। तो रिवर्सिबली एक्टिंग जो है वो 4 है। इसमें जो है ना फाइजियोस्टिगमिन है, एक जो है नियोस्टिगमिन, पाइरिडियोस्टिगमिन and एड्रोफोनियम। दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि इन ड्रग्स की मतलब कि जनरली इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग के बारे में। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो हैं, तो डायरेक्टली एक्टिंग जो एक्टिंग एगोनिस्ट है, ये इसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी कि ये जो है ना निकोटिनिक भी हो सकते हैं, मस्करीनिक में है, और निकोटिनिक में फ़र्दर क्लासिफिकेशन हुई है इनटू 2। इसमें जो है ना एक जो है कोलिन ईस्टर के हैं, कोलिन ईस्टर वाले। तो हम पहले कोलिन ईस्टर वाले पढ़ेंगे। कोलिन ईस्टर में जो है ना फर्स्ट वन इज़ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज़ व्हाट? एसिटाइलकोलिन जो है ना ये सिंपली इट इज़ अ क्वाटरनरी अमोनियम एंड इट कैन नॉट, जो क्वाटरनरी अमोनियम होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये इनलार्ज है, जिसकी वजह से ये मोर पोलर होता है। तो इसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि लाइपोफिलिक सब्सटेंस की एंट्रेंस को अलाउ करता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता। तो सीएनएस इफेक्ट जो है ना एसिटाइलकोलिन के नहीं है, इसका जो इफेक्ट्स है वो पेरिफेरल है या एएनएस इफेक्ट्स इसके मौजूद है।
तो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है ना ये क्रॉस नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये सीएनएस इफेक्ट इसके नहीं है बल्कि एएनएस इफेक्ट ही इसके मौजूद हैं। अब इसकी एक्शन में आ जाए, एक्शन या थेरेपेटिक यूजेस में आ जाए, तो इसके जो यूजेस हैं वो सीवीएस पे हैं। बात असल ये है कि जो मैंने बताया कि M1, M2, M3 रिसेप्टर्स जो हैं, तो M2 रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद थे? CVS में, यानी कि हार्ट पे मौजूद थे। उनकी जब ये मतलब कि एक्टिवेशन करेंगे तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है ना वो कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, या जो CVS की एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो ब्लड प्रेशर क्या होगा? BP सिंपली कम हो जाएगा। तो ये इसके एक्शन था। इसके अलावा इसका जो एक्शन है वो ब्लड प्रेशर पे मैंने बताया कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। क्यों कम करेगा? क्योंकि मैंने बताया कि M2 रिसेप्टर जो है ना स्मूथ मसल में भी मौजूद है और M3 रिसेप्टर जो है वो भी स्मूथ मसल में मौजूद है। तो BP जो है ना वेसोडाइलेशन काज होगा, वेसोडाइलेशन की वजह से जो है ना BP कम हो जाएगा, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कंट्रैक्टिलिटी कम होगी तो सिंपली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और BP कम हो जाएगी। तो ये इट ऑल लाइक दिस। अच्छा, इसके जो दूसरी एक्शन है M1 रिसेप्टर पे काम करेगा तो GI मोटिलिटी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। GI की मोटिलिटी जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया काज होगा, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट जो है ना डायरिया है। इसके अलावा स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, मियोसिस यानी कि प्यूपल कंट्रैक्शन हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा, दिल ख़राब होगा क्योंकि GIT की मोटिलिटी ज़्यादा है। और M3 रिसेप्टर्स यूरिनरी सिस्टम में भी मौजूद थे, तो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद होगा तो M3 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से यूरिन ज़्यादा आएगा। तो इसका जो एक्शन है वो क्या था? CVS पे है, CVS की रिटार्डेशन करेगा, कार्डियक आउटपुट मतलब कि कम होगा इसकी वजह से। अच्छा, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो एक फंक्शन ये था। दूसरा यानी कि M1 रिसेप्टर पे एक करके GIT की मोटिलिटी को ज़्यादा कर सकता है। तीसरा क्या था? BP का कम होना। BP जो है ना ये कम कर सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ दी वेसोडाइलेटरी इफेक्ट ऑफ दी M3 रिसेप्टर या M2 रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि वो स्मूथ मसल में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो है ना यूरिनेशन की इन्हेंसमेंट करेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगी, इमरजेंसी टाइप कंडीशन होगा। तो ये सर्टन इसके एक्शन थे। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेकंड ड्रग पे जो कि डायरेक्टली एक्टिंग है। इसमें जो है बेथेनिकोल आता है। बेथेनिकोल जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ना ओनली एक्टिंग ऑन दी मस्क्रीनिक रिसेप्टर है। मस्क्रीनिक रिसेप्टर ये सिंपली मस्क्रीनिक रिसेप्टर है। मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और इसकी जो स्टिमुलेशन है वो इन्हेंस होगा। अच्छा, मस्क्रीनिक रिसेप्टर है। इसके अलावा उसमें जो था एसिटाइलकोलिन में कोलिन ईस्टर मतलब के अमोनियम ग्रुप था, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप था। इसमें जो है ना कार्बामेट ग्रुप है, कार्बामिक एसिड या कार्बामेट ग्रुप है, कार्बामेट ग्रुप इसमें मौजूद है। तो इस वजह से इस पे जो है ना एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस एंजाइम जो है ना इस पे काम नहीं कर पाता, इसकी जो है ना डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय इसे नहीं कर पाता। लेकिन इसके लिए जो है ना दूसरा एंजाइम जो है वो है सूडो एस्टरेजेस जो है ना, जिसे हम ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज भी कहते हैं, वो होगा। वो इनकी जो है ना डिस्ट्रक्शन करेगा, इसको जो है ना इसकी तोड़ फोड़ करेगा। तो दिस इज़ अबाउट द बेथेनिकोल की जो यूजेस जो है ना ये बाउल यानी कि GIT में है और यूरिनरी ब्लैडर में है, इसके एक्शन है। थेरेप्यूटिकली जो है ना इसकी जो यूज़ होगा थेरेप्यूटिकली, तो GIT में जो है ना ये सिंपली टॉनिक स्टमक, पोस्ट ऑपरेटिव डायनेमिक इलियस या मेगाकोलोन। एटोनिक स्टमक यानी स्टमक जो है ना जो इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या इसकी जो जनरल मूवमेंट है वो नहीं हो पाती, तो उस केस में जो है ना हम बेथेनिकोल देते हैं। बेथेनिकोल जो है ना इसकी GIT मोटिलिटी ज़्यादा करेगा, तो स्टमक की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो फूड चर्निंग में आसानी रहेगी। पोस्ट ऑपरेटिव एडायनेमिक इलियस ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, तो इलियम में जो है ना
जो फूड है वो रह जाता है, इसकी वजह से ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं इंटर हो पाता, तो उस केस में भी यूज़ होगा। मेगाकोलोन ये है कि सिंपली जो नर्व सप्लाई है लार्ज इंटेस्टाइन को, कोलोन को, वो डैमेज हो जाती है, तो इस केस में भी जो है ना हम बेथेनिकोल देते हैं। यूरिनरी सिस्टम पे इसका क्या एक्शन है? यूरिनरी सिस्टम पे, यूरिनरी सिस्टम की जो एक्शन है वो पोस्ट ऑपरेटिव डिटेंशन एंड पोस्ट पार्टन रिटेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन ये है कि आपने सर्जरी की और सर्जरी के बाद यूरिनेशन नहीं हो पाती, किसी पेशेंट की यूरिनेशन नहीं हो पाती, तो इस केस में जो है ना हम बेथेनिकोल देते हैं। क्योंकि बेथेनिकोल जो है ना वो तो नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि सारे मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो M3 रिसेप्टर जो कि यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद है, तो उनकी स्टिमुलेशन करेगा, जिसकी वजह से यूरिन हो जाएगा, यूरिन जो है ना वो हो जाएगा। इसके अलावा पोस्टपार्टम रिटेंशन सिंपली ये है कि बिफोर डूइंग द ऑपरेशन आप उस केस में दें, तो उस केस में जो है ना आप यूरिनेशन नहीं करवाना चाहते, तो उस केस में जो है ना ये यूरिनेशन ज़्यादा करवाना चाहते, तो उस केस में भी ये दे सकते हैं। और बस यही सब था बेथेनिकोल के बारे में। और एडवर्स इफेक्ट सेम लाइक नाजिया, पेन, डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि ये जो है नॉन सेलेक्टिव है, तो M1, M2, M3 पे भी काम करेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं कार्बाकोल के बारे में। कार्बाकोल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बाकोल इज सिंपली द डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट। ये भी डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट है, जो कि एक्ट करता है किस पे? निकोटिनिक एज वेल एज मस्करीनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी काम करेंगे और मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी ये काम करेंगे। इसका जो सेम लाइक द बेथेनिकोल, कार्बाकोल जो है ना उस पे भी किस चीज़ का यूज़ नहीं होता? जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, ये इस पे यूज़ नहीं, मतलब कि एक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्शन है, चॉपिंग है, वो नहीं हो पाती और ये कन्वर्ट नहीं हो पाता इनटू इट्स मेटाबोलाइट्स। तो इसके लिए जो है ना अदर जो कोलिन एस्टरेजेस है वो इस पे करेंगे। इसका जो एक्शन है वो सेम लाइक द अदर है, और ये मेनली जो यूज़ होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये यूज़ होता है। बिसाइड दिस, जब पाइलोकार्पिन जो कि ग्लोकोमा में यूज़ होता है, अगर पाइलोकार्पिन ना हो तो उस केस में एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ पाइलोकार्पिन हम यूज़ करते हैं क्या? कार्बाकोल जो है ना उस केस में भी यूज़ होगा। ये तो हो गए सारे कोलिन ईस्टर के। फिर आता है अल्कलॉइड्स का मैंने बताया, हाँ यहाँ पर अल्कलॉइड्स का। तो अल्कलॉइड्स में जो है ना एक पाइलोकार्पिन था, एक जो है ना मस्करीन था। मस्करीन तो जनरली एंडोजिनस सब्सटेंस है, मतलब कि ये भी एज अ ड्रग है, लेकिन पाइलोकार्पिन जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, तो इस वजह से हम इसे पढ़ेंगे। तो पाइलोकार्पिन इज सिंपली एन अल्कलॉइड। तो इट इज़ एन अल्कलॉइड एंड टर्शरी अमाइन है। इसका जो एक्शन है पाइलोकार्पिन का, तो इसका एक्शन किस में है? ये सिंपली मतलब कि मियोसिस प्रोड्यूस करता है प्यूपल की। व्हाट इज़ मियोसिस? मियोसिस इज सिंपली द प्यूपल कंट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल। इसकी वजह से मियोसिस होता है। मियोसिस का जो ऑपोजिट टर्म है वो मिड्रियासिस है, जो कि डायलेशन ऑफ द प्यूपल है, वो काज होता है एंटागोनिस्ट की वजह से, और जो कंट्रैक्शन काज होती है वो है एगोनिस्ट की वजह से। अच्छा, तो ये मियोसिस काज करता है। इसके अलावा ये सिलियरी मसल्स उनकी कंट्रैक्शन काज करेगा। सिलियरी मसल की वजह से जो है ना ये एक्वस ह्यूमर आइस में जो फ्लूइड मौजूद होता है वो एंटर होता है। जब इनकी कंट्रैक्शन काज होगी तो इसकी वजह से जो है ना हम इसे ग्लोकोमा में भी दे सकते हैं। थेरेप्यूटिक यूज़ पे आते हैं। थेरेप्यूटिकली ये किस मेजरली मोस्टली जो है ना ये ग्लोकोमा कंडीशन में यूज़ होगा। ग्लोकोमा, व्हाट इज़ ग्लोकोमा? ग्लोकोमा इज सिंपली जब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इन्हेंस होता है, ज़्यादा हो जाता है,
अब ये प्रेशर जो है ना आया प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर्स ज़्यादा हो रही है, मतलब कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज है वो कम हो रही है, या उसकी जो ड्रेनेज है उसमें कोई मसला है। तो उस केस में तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो इसे हम ओपन एंगल कहते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा। और अगर इसकी जो ड्रेनेज बेहतर तरीके से नहीं हो रही तो इसे हम क्लोज एंगल कहते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो जो पाइलोकार्पिन है वो मोस्टली हम देते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में भी दे सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द पाइलोकार्पिन। कमिंग टूवर्ड द इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हमने अभी पहले क्या पढ़ा, हमने डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ा जिसमें निकोटिनिक आते हैं और मस्करीनिक आते हैं। निकोटिनिक ड्रग जो है ना एज सच मौजूद नहीं है, लेकिन मस्करीनिक मौजूद है। मस्करीनिक में फिर कोलिन ईस्टर्स है और एक जो है ना सिंपली अल्कोलाइड्स है। कोलिन ईस्टर के फर्दर 4 टाइप्स थे जिनमें 3 इंपॉर्टेंट थे। इसमें एसिटाइल कोलिन है, बेटेनिकोल है और कार्बोकोल है, और मेथेनिकोल है लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नंबर जो इसके अलावा जो अल्कलाइड्स थे, अल्कलाइड्स में जो है ना पाइलोकार्पिन था और पाइलोकार्पिन के साथ साथ मस्करीन था, तो ये आते हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो है, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में एक रिवर्सिबल है, रिवर्सिबली बाइंडिंग टू द एंजाइम, एंड वन इज़ इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की थी कि ये फाइजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडियोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन हुई थी। इरिवर्सिबल में सिंपली इकोथायोफेट। अच्छा, तो आते हैं फर्स्ट वन विच इज़ द फाइजियोस्टिग्मिन। फाइजियोस्टिग्मिन, तो फाइजियोस्टिग्मिन जो है ये सिंपली reversibly binding to the acetylcholine esterases and inhibit the acetylcholine esterase. Due to inhibition of the acetylcholine esterase, अगर acetylcholine esterases की ब्लॉकेज होगी, मतलब ये ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसकी वजह से acetylcholine जो है एंडोजेनस सब्सटेंस है जो कि रिलीज़ होता है प्री साइनेप्टिकली या नर्व टर्मिनल से। तो ये acetylcholine जो है ना ये कोलिन और एसिटेट ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाता, यानी इनकी ये नहीं हो पाती। तो जब ये नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी और ये निकोटिनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर पे इनका एक्शन ज़्यादा होगा। अगर जब इनका एक्शन निकोटिनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर पे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सिंपली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इन्हेंस होगी। तो ये इट इज़ सिंपली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो ये फाइजियोस्टिग्मिन था। फाइजियोस्टिग्मिन का जो एक्शन है वो कैसा है, इसका एक्शन ऐसा है कि मतलब कि ये मस्करीनिक और निकोटिनिक साइट्स ऑफ द एएनएस को जो है ना स्टिमुलेट करता है, और इसके अलावा जो है ना ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पर भी एक्शन करेगा। यानी कि ये जो है ना निकोटिनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी काम करता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी काम करेगा। इसके अलावा ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, तो सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी काम करेगा और निकोटिनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर की भी एक्टिवेशन करेगा। थेरेप्यूटिकली ये किस केस में यूज़ होता है, थेरेप्यूटिकली जो फाइजियोस्टिग्मिन है वो हम ग्लोकोमा में दे सकते हैं, ग्लोकोमा में दे सकते हैं, ग्लोकोमा में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी जीआईटी की अगर एटोनिक कंडीशन है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उस केस में भी हम जो है ना ये दे सकते हैं। तो ग्लोकोमा केस है, ग्लोकोमा और एटोनिक कंडीशन, एटोनिक ऑर्गन, उस केस में भी हम दे सकते हैं। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सिंपली यही है कि मतलब कि कन्वुल्शन, जिसे हम पश्तो में तो मिर्गी कहते हैं, मिर्गी जो है ना वो काज कर सकता है। इसके अलावा जो है ब्रेडिकार्डिया और हार्ट फेलियर जो है ना वो भी होगा। तो दिस इज़ अबाउट द फाइजियोस्टिग्मिन।
सेकेंड ग्रुप के बारे में आते हैं, इसे हम कहते हैं नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन जो है ये सिंपली इट इज़ सेम लाइक फाइजोस्टिग्मिन, और नियोस्टिग्मिन में जो मतलब कि सिंपली इन चारों में जो फाइजोस्टिग्मिन था, नियोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम और पाइरिडियोस्टिग्मिन, इसमें फाइजोस्टिग्मिन नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, लेकिन जो बाकी तीन है नियोस्टिग्मिन, पाइरिडियोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम, ये सिंथेटिक है, मतलब कि ये लैब में बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट। तो उनके हेल्प से जो है ना ये बनाए जाते हैं। ये नियोस्टिग्मिन ये भी रिवर्सिबली एक्टिंग है, रिवर्सिबली एक्टिंग एगोनिस्ट है, और इनका जो एक्शन है वो किस तरह होगा कि इसका जो एक्शन है वो सेम लाइक अदर है, लेकिन इसमें जो मेन थिंग है ये है कि ये माइसेंटीनिया ग्रेविस इसमें यूज़ होगा, इसकी ट्रीटमेंट में जो है ना नियोस्टिग्मिन यूज़ होगा। माइसेंटीनिया ग्रेविस इज़ सिंपली द कंडीशन विच इज़ वीकनेस ऑफ द मसल्स, तो उस केस में जो है ना ये यूज़ होगा। माइसेंटीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं अपने ही रिसेप्टर्स के ख़िलाफ़, तो रिसेप्टर्स की जो है ना वो ब्लॉकेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो जाएंगे, वो रिसेप्टर जो है ना किसी काम के नहीं रहते, तो एसिटाइलकोलिन उन पे एक्ट नहीं कर पाता। तो उस केस में जो है ना मतलब कि एसिटाइलकोलिन पहले से जो है ना एसिटाइलकोलिन उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, दूसरा रिसेप्टर्स भी कम है, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हम जो है ना नियोस्टिग्मिन देते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की ब्लॉकेज करेंगे। तो जो एसिटाइलकोलिन है वो इन रिसेप्टर्स पे जो बाकी रह गए हैं उन रिसेप्टर पे एक्ट करके बेहतर तरीके से अपना काम अंजाम दे सकते हैं। तो माइसेंटीनिया ग्रेविस में जो है ना ये हम दे सकते हैं। इसके अलावा पाइरिडियोस्टिग्मिन है, पाइरिडियोस्टिग्मिन जो है ना ये सिंपली हम क्रोनिक मैनेजमेंट में देते हैं, क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ द माइसेंटीनिया ग्रेविस, उस केस में जो है ना हम पाइरिडियोस्टिग्मिन देते हैं। और एड्रोफोनियम है लास्ट वन, एड्रोफोनियम विच इज़ द रिवर्सिबली एक्टिंग एगोनिस्ट इनडायरेक्टली एड्रोफोनियम। तो एड्रोफोनियम जो है ना ये भी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, और ये जो है ना डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ होता है, डायग्नोसिस पर्पस के लिए ये यूज़ होगा। ये डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस वजह से यूज़ होता है कि इसका जो एक्शन टाइम है वो बहुत कम है, 20 मिनट्स है ऑलमोस्ट। तो 20 मिनट्स में जो है ना मतलब कि इसका एक्शन टाइम है। अगर किसी बंदे को जो है ना माइसेंटीनिया ग्रेविस है, हमने जो है ना ये एड्रोफोनियम दे दिया, तो 20 मिनट के अंदर अंदर अगर माइसेंटीनिया ग्रेविस के जो कंडीशन है वो अच्छे हुए, मतलब कि उसमें कोई बेहतरी के आसार दिखाई दिए, तो हम समझ जाएंगे कि इसे जो है ना माइसेंटीनिया ग्रेविस हुआ, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना फिर वो इसका जो माइसेंटीनिया ग्रेविस जो है ना वापस आ जाएगा, उसका जो सिम्टम है वो वापस आ जाएंगे। तो एड्रोफोनियम जो है ना वो इस केस में हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना ये सारा हो गया इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल। इसमें जो इरिवर्सिबल है, इसमें इकोथायोफेट है, इकोथायोफेट ये फॉस्फेट ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं। ये जो है ना सिंपली बाइंड होते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस के साथ इरिवर्सिबली, इनके साथ जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो है ना ये नहीं टूट पाते, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि लेट्स सपोज दिस इज़ द इकोथायोफेट, इकोथायोफेट के पास जो है ना एक इधर RS यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है। अगर एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस एंजाइम के साथ ये बाइंड हो तो फर्स्ट 15 मिनट्स में, आफ्टर 15 मिनट्स ये RS ग्रुप जो है ना इससे अल्काइल ग्रुप जो है ना इससे रिमूव हो जाता है। अल्काइल ग्रुप की रिमूवल से पहले अगर हमने कोई एंटीडोट दिया तो इकोथायोफेट जो है ना इनसे डिटेच हो जाता है, लेकिन अगर एंटीडोट नहीं दिया और ये अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गए तो ये इनके साथ जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और वो परमानेंट होता है। तो इसकी वजह से जो है ना इनकी परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस केस में जो है ना फिर मतलब इसके कंडीशन मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक क्राइसिस होंगे, टीयर्स, सलाइवरी ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन, ये सारे कंडीशन हो जाएंगे। तो इस ये इरिवर्सिबल ड्रग जो है ना ये थोड़े ख़तरनाक है। तो हमने आज जो है ना जितना पढ़ा है कि उसमें क्या क्या हमने पढ़ा कि
एगोनिस्ट ड्रग्स है, एगोनिस्ट में जो है ना हमने डायरेक्टली एक्टिंग पढ़ा और इनडायरेक्टली एक्टिंग पढ़ा। डायरेक्टली एक्टिंग में जो है ना हमने निकोटिनिक पढ़ा और मस्करिनिक पढ़ा। मस्करिनिक में फर्दर हमने पढ़ा कि कोलिन ईस्टर वाले और अल्कलाइड्स वाले। कोलिन ईस्टर के जो फर्दर हमने टाइप्स पढ़े, तो ये मतलब कि सारा पढ़ा। इनडायरेक्टली में भी हमने रिवर्सिबल पढ़ा और इरिवर्सिबल पढ़ा। दिस ऑल अबाउट इट। थैंक गाइस, थैंक यू।